जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल क्रैक आर्मी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग विज्ञान के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। अब यहाँ पर दिया है माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु, तो सबसे छोटी कोशिका पूछेगा, सबसे छोटी कोशिका। अगर सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो बताओगे शुतुरमुर्ग का अंडा। और अगर मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो बताओगे स्पर्म होता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो बताओगे अंडाणु की कोशिका होती है। और यहाँ पे पूछा है कि सबसे बड़ी कोशिका ओवरऑल यानी पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो उसका उत्तर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती या आत्महत्या की थैली कहते हैं। राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस या शक्तिगृह कहते हैं। जो लवक होता है इसी के कारण पौधे हरे रंग के होते हैं। लवक केवल पौधों में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.5 मीटर। बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर होती है। अगर आपसे यही पूछ लेता है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है तो आप बताओगे कि 4 से 5 मीटर होती है। और अगर फुट में पूछता कि बड़ी आंत की लंबाई फुट में कितना होती है तो बताओगे 4 से 5 फुट। 4 से 5 फुट बताओगे बड़ी आंत की लंबाई होती है फुट में। और मीटर में पूछेगा तो बताओगे 1.5 मीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉमस अल्वा एडिसन ने। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है फ्रैंकलिन ने, तो इन्होंने आवेश की खोज किया था। ओम ने इन्होंने विद्युत प्रतिरोध का नियम दिया था। और न्यूटन इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। चलिए अगला प्रश्न आपका है, रुधिर शरीर का रुधिर बैंक किस अंग को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लीहा को। प्लीहा को ही हम लोग तिल्ली भी कहते हैं या स्प्लीन भी कहते हैं। तो ब्लड बैंक के नाम से जो है किसे जाना जाता है? प्लीहा ने तिल्ली को जानते हैं। अब यहाँ पे यकृत दिया है। यकृत जो होता है हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछता, सबसे बड़ी ग्रंथि, अगर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछता तो यहाँ पे उत्तर हो जाता यकृत यानी लीवर हो जाता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिस्टोलॉजी। यानी ऊतक के अध्ययन को, जो टिश्यू होता है, ऊतक को टिश्यू बोलते हैं, तो टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हिस्टोलॉजी। अब यहाँ पे अन्य ऑप्शनों को देख लेते हैं। डर्मेटोलॉजी, ये हमारी त्वचा का अध्ययन कहलाता है। यानी कहेगा आपसे क्वेश्चन कि त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप बताओगे डर्मेटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है? कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। और वायरोलॉजी क्या होता है? तो वायरोलॉजी का मतलब होता है जो हमारा वायरस होता है, विषाणु होता है, उसके अध्ययन को बोलते हैं वायरोलॉजी। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Fe। क्या हो जाएगा? Fe हो जाएगा, लोहे का रासायनिक प्रतीक हो जाएगा। Li जो दिया है वो लिथियम का होगा। जो Na दिया है सोडियम का होगा। और जो O दिया है वो ऑक्सीजन का प्रतीक होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि एथलीट फुट रोग का कारण है। एथलीट फुट रोग का कारण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवक। कवक को हम लोग फफूद भी बोलते हैं। फफूद भी बोलते हैं इसको, फफूद। ठीक है, तो कवक जो एथलीट फुट जो रोग होता है वह कवक या फफूंद के कारण होता है। ठीक है, चलिए एथलीट फुट को ही हम लोग जो है हाथी पाँव रोग भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, आपका अगला प्रश्न है विटामिन ए मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लीवर। लीवर यानी जो है यकृत, इसी को बोलते हैं यकृत।
तो लीवर या यकृत में विटामिन ए क्या होता है, संग्रहित होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया है त्वचा, तो त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, किडनी जो होती है इसकी संख्या 2 होती है और किडनी का मुख्य कार्य होता है रक्त का शुद्धिकरण करना। अगला प्रश्न हमारा है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा परमाणु। पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो परमाणु होती है। ठीक है, परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने किया था। अब इसमें दिया है आपका अणु, परमाणु के मिलने से क्या बनता है, अणु बनता है। परमाणु जो होता है, परमाणु सबसे छोटा होता है, परमाणु के मिलने से अणु बनता है, अणु परमाणु से बड़ा होता है। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो दिया है परमाणु के मूल कण होते हैं। ठीक है, परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप जो है जो ये टेस्ट लगा रहे हैं तो इसमें जो हम लोग प्रश्न जो हमने लिया है 50 प्रश्न, वो तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे ही जानेंगे। इसके रिलेटेड और भी जो भी प्रश्न बनने वाले हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी कम से कम हम आज की क्लास में आपको बता दें कि कम से कम आप 50 तो आप क्वेश्चन जानोगे, उससे कहीं ज़्यादा प्रश्न, जैसे कम से कम 100 प्लस हम लोग और क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे, क्योंकि हर विकल्प के बारे में जब बताया जाएगा तो उनसे भी कुछ नया नया प्रश्न बनेगा। तो इससे आप बहुत ज़्यादा प्रश्न जानने वाले हो। तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप जो है कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और इन क्वेश्चनों को साथ साथ में नोट करते जाइए। इससे आपकी तैयारी और ही बेहतर हो जाएगी। और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है कि किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को उनके सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। सापेक्षता का सिद्धांत है वो किसने दिया था, वो दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। न्यूटन ने क्या दिया था, तो इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। गैलीलियो ने क्या दिया था, तो इन्होंने जड़त्व का नियम दिया था। और केपलर ने क्या दिया था, तो केपलर ने जो है वो आपसे पूछेगा कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, तो बताओगे केपलर ने दिया था। ग्रहों की गति का नियम केपलर दिए थे, जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण का नियम पूछेगा तो वो न्यूटन ने दिया था। और यहाँ पूछा गया आपसे सापेक्षता का सिद्धांत, तो ये हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि वस्तु को एक दूसरे की ओर खींचने वाले बल का क्या नाम है, तो वस्तु को एक दूसरे को खींचने वाला जो बल होता है वो हमारा बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। यानी गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल है जो ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। यानी हमेशा ये आकर्षण प्रकृति का बल होता है। और इसी का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, तो न्यूटन ने की थी। इसमें दिया घर्षण बल, तो घर्षण बल क्या होता है, तो दो सतह होती हैं, तो उन सतहों के मध्य जो बल लगता है उसे हम कहते हैं घर्षण बल। जैसे आप सड़क पे चल रहे हो तो आपके पैर और सड़क के बीच में जो बल लगेगा वो घर्षण बल हो जाएगा। जैसे रोड पर कोई गाड़ी चल रही है तो गाड़ी के पहिए और सड़क के बीच जो बल लगेगा वो घर्षण बल होगा। घर्षण बल के कारण ही हम लोग चल पाते हैं। ठीक है, और चुंबकत्व तो क्या होता है, तो चुंबक को अपनी तरफ जो खींचने की शक्ति होती है उसी को बोलते हैं हम लोग चुंबकत्व। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अम्ल जो होता है वह लिटमस पेपर को क्या कर देता है, अम्ल जो होता है नीले को लाल करता है। तो नीले को लाल करता है तो ये तो सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कि गुण नहीं है, पूछा गुण नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि लिटमस पेपर को नीला करता है। नीला नहीं करता, लाल करता है। स्वाद भी खट्टा होता है, ये भी ठीक है। और अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये भी ठीक है। यानी ये वाला पॉइंट जो होता है ये क्षार का गुण होता है। किसका गुण होता है, ये क्षार का गुण होता है। जो क्षार होता है वो लिटमस पेपर को नीला करता है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा लिटमस पेपर को नीला करता है। ये हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि इस पूछा कि अम्ल का गुण नहीं है। चलिए, अगला आपसे प्रश्न पूछा है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका होता है न्यूटन। अगर आपसे पूछेगा बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है तो बताओगे डाइन। ठीक है, और बल का एफपीएस मात्रक पूछेगा तो बताओगे पाउंडल। पाउंडल जो होता है यह एफपीएस होता है। ठीक है, और जो डाइन होता है वो सीजीएस होता है। सीजीएस होता है। आपसे पूछा एसआई मात्रक, इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का प्रकार नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि। ध्वनि जो होती है हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होती है, बाकी तीनों हमारी क्या होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा रक्त कोशिका का प्रकार नहीं है। तो जो तंत्रिका कोशिका है ये हमारी रक्त कोशिका नहीं होती हैं, बाकी तीनों हमारी क्या है, रक्त कोशिकाएं होती हैं। रक्त कोशिका तीन प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। उसी को बोलते हैं लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि उस कण का नाम क्या है जिसमें ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है। तो यानी ऐसा कण बताना है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो उत्तर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, इस पे माइनस होगा, प्रोटॉन पे प्लस होगा, न्यूट्रॉन पे क्या होता है, तो कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। और फोटॉन जो होता है वो आपका प्रकाश कण होता है, प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा का बंडल होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। तो ये बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि जीवन की मूल इकाई क्या है। जीवन की जो मूल इकाई है वो आपकी होती है, क्या होती है, कोशिका होती है। हमारे शरीर का जो सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो क्या होता है, कोशिका होता है। किसी भी जीव का सबसे छोटा भाग क्या होता है, कोशिका होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो ये आपकी हो जाएगी नाइट्रोजन। कितने परसेंट पाई जाती है, तो 78% पाई जाती है। हमारे वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन कितनी है, 78% है। ऑक्सीजन की बात करेगा तो ये दूसरे नंबर पर पाई जाती है, ये पाई जाती है 21%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये होती है 0.03% पाई जाती है। ठीक है, चलिए और जो हाइड्रोजन गैस दिया है वो सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में पाई जाती है। अगला प्रश्न आपका है हाइड्रोजन बम किसने बनाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडवर्ड टेलर ने। किसने बनाया था, एडवर्ड टेलर ने बनाया था। ठीक है, अगर वही आपसे पूछता परमाणु बम तो वो आपका हो जाता ओपेनहीमर। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उबलना। उबलना क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। बाकी जलना, जंग लगना और भोजन का पचना ये आपका होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है हीटर का तार किस मिश्र धातु का बना होता है। तो ये आपका बना होता है नाइक्रोम का। किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। और जो हमारा फ्यूज तार होता है वो रोज मेटल का बना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे जल वाष्प छोड़ते हैं। तो वो आपका होता है वाष्पोत्सर्जन होता है। क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो पौधे जिसके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 332 मीटर। कितनी होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है हवा में ध्वनि की गति। अगला प्रश्न आपका है हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो यह आपका होता है दिया है केल्विन में। तो केल्विन में होता है 310 केल्विन। ठीक है, अगर वहीं आपसे सेल्सियस में पूछता शरीर का सामान्य तापमान, अगर आपसे सेल्सियस में पूछता तो बताते कि 36.9 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे पूछता फ़ारेनहाइट में तो आप बताते 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन आपसे पूछा किस में है, केल्विन में। तो ये आपका हो जाएगा 310 केल्विन। सही उत्तर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है साइटोलॉजी संबंधित है। तो साइटोलॉजी जो होता है ये हमारे कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, और फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फसल जैसे हमारी जो भी कुछ होता है। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया पेड़ पौधा, या जैसे आपका हो गया सब्जी हो गया, तो सब्जी के अध्ययन को हम कहते हैं ओलोरिकल्चर कहते हैं। और अगर पेड़ पौधे लगाते हैं तो उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कवक का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइकोलॉजी। क्या हो जाएगा, माइकोलॉजी। अब अन्य विकल्पों को देखते हैं। एपीकल्चर जो होता है मधुमक्खी की खेती को कहते हैं। फाइकोलॉजी जो होता है वो शैवाल का अध्ययन को कहते हैं। और पैथोलॉजी में जैसे आप लोग जाते हैं ब्लड और टेस्ट कराने के लिए तो आपका होता है पैथोलॉजी होता है। जो भी टेस्ट उस्ट कराया जाता है वो हमको बोलते हैं पैथोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न आपका है शैवाल का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो शैवाल का अध्ययन क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फाइकोलॉजी हो जाएगा। ठीक है,
इसमें दिया है सीरोलॉजी, तो जो हमारा ब्लड सीरम होता है उसके अध्ययन को बोलते हैं सीरोलॉजी। और जो पोमोलॉजी होता है, ठीक है, वो आपके होता है फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका एपीकल्चर। क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। पिसीकल्चर जो होता है मछली पालन का अध्ययन होता है, ठीक है। जो सेरीकल्चर होता है या रेशम कीट पालन का अध्ययन होता है, ठीक है। और सिल्वीकल्चर जो होता है ये पौधों की मतलब खेती से संबंधित है, सिल्वीकल्चर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि रेशम कीट पालन का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो रेशम कीट पालन जो होता है वो का कहलाता है सेरीकल्चर, ठीक है। बाकी अन्य विकल्पों के बारे में हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। जेनेटिक्स क्या होता है, तो जो आनुवांशिक क्रियाओं का जो अध्ययन होता है उसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स। आनुवांशिक जो क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन को बोलते हैं जेनेटिक्स। हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा सेरीकल्चर। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तो प्रोटोजोआ से जो होने वाला रोग है मलेरिया रोग है, ठीक है। निमोनिया, हैजा, जो डिप्थीरिया होता है, यह जीवाणु से होता है। किससे होता है, ये आपका जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया से आपका होता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया से होता है। जबकि जो हमारा मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। और मलेरिया मादा जो एनाफ्लीज मच्छर होती है उसके काटने से होता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है, तो हमारे शरीर में जो सबसे अधिक परसेंटेज होता है वो होता है ऑक्सीजन का। कितना होता है, ये आपका होता है 65% होता है हमारे शरीर में। अगर आपसे पूछता है कि धातु बताइए कौन सी धातु, धातु का तो बताते हैं कैल्शियम। हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो पाई वाली धातु है वो कैल्शियम होती है। यहाँ पे आपसे तत्व पूछा है तो तत्व में आपका हो जाएगा ऑक्सीजन कितने परसेंट होता है, तो 65% हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का जो वेग होता है न्यूनतम जो होता है वो आपका होता है हीरा में। किस में होता है, हीरा में होता है। अगर प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम पूछेगा तो बताओगे निर्वात यानी वैक्यूम में होता है, ठीक है। कितना होता है निर्वात में, तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। अगर आपसे हीरा में पूछेगा तो ये बताओगे 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है, 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न आपका है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं, तो मोटर कार की जो हेडलाइट होती है इसमें हम लोग अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं किसमें, गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है, ठीक है। अब आपको दिया है समतल दर्पण, तो समतल दर्पण जो होता है जो हम घर में चेहरा देखते हैं उसमें समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और गाड़ियों में साइड मिरर में या ड्राइवर सीट के पीछे देखने में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, तो गाड़ी की हेडलाइट में होता है, सर्च लाइट में होता है, ठीक है, और सोलर कुकर में होता है। इन सब में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो नाक कान का डॉक्टर होता है उसके द्वारा भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब मापने वाला जो यंत्र होता है वो हमारा होता है बैरोमीटर। क्या होता है, बैरोमीटर होता है, ठीक है। पेरिस्कोप जो होता है यह पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है जल के ऊपरी सतह का अवलोकन करने के लिए। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, तो हाइड्रोमीटर यंत्र से हम लोग अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है यानी रिलेटिव जो डेंसिटी होती है, ठीक है, वो किससे मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। और थर्मामीटर से क्या मापते हैं, तो किसी वस्तु का ताप मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, तो जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है यानी जो N2O होता है इसे हम लोग बोलते हैं लाफिंग गैस या हास्य गैस कहा जाता है, ठीक है। जो नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें दिया है वो होता है NO। क्या होता है, NO को बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। और बिजली चमकने पे ये गैस उत्पन्न होती है। कब उत्पन्न होती है, तो बिजली चमकने पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है
कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का कुचालक है। तो जो सीसा धातु होती है ये विद्युत का कुचालक होती है, इसको छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी धातुएं विद्युत का सुचालक होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। तो ये आपका हो जाएगा आइसोप्रीन का बहुलक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कारक जीवाणु यानी बैक्टीरिया नहीं होता है। तो आपको बता दें एड्स जो होता है यह वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस यानी जो है विषाणु से होता है। ठीक है, जबकि डिप्थीरिया हैजा जो काली खांसी होता है यह आपका जीवाणु से होता है। किससे होता है? यह आपका जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। और जो हमारा एड्स होता है ये वायरस यानी विषाणु से होता है, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा एड्स। एड्स हमारा जीवाणु से नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है। तो यहाँ पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं अग्निशामक यंत्रों में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी रेडियोधर्मी पदार्थों से जो है अल्फा, बीटा और गामा तीनों किरणें निकलती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सोयाबीन। दोस्तों अभी यदि आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पे आपको डेली ऐसे ही MCQ क्वेश्चन और वीडियो क्लास की मिलती रहेंगी, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर होती जाएगी। इसमें हम प्रश्न 50 ही लिए हैं, लेकिन हम हर विकल्प को बता रहे हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपका रिवीजन हो जाएगा। जो चीज़ आप नहीं जानते होंगे आप उसको कॉपी में नोट कर सकते हो, तो इससे आपका अच्छा नोट्स भी तैयार हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। तो यदि आपने अभी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि। तो वहाँ पे उत्तर हो जाएगा कि वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता है। चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ पे एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। इसका कारण यह है कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, मतलब कि कोई भी माध्यम नहीं है, इसलिए ध्वनि हम लोग नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है ये ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता हम लोग मापते हैं किसमें? डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि समस्थानिक 14 का C14 का प्रयोग करते हैं। तो समस्थानिक C14 का जो प्रयोग होता है वो कैंसर के निदान में किया जाता है। किसमें किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका जो है समस्थानिक जो C14 होता है इसका प्रयोग किया जाता है फॉसिल यानी जीवाश्म की आयु का निर्धारण करने में। ठीक है, कैंसर के उपचार में हम लोग गामा किरणों का प्रयोग करते हैं और पृथ्वी के आयु के निर्धारण में हम लोग जो है यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि मीली माता रोग जो है किस धातु की हानिकारक मात्रा कारण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पारा यानी मरकरी। पारा यानी जो मरकरी के कारण होता है, इसका संकेत होता है Hg। ठीक है, कैडमियम प्रदूषण से इटाई रोग होता है। ठीक है, आर्सेन नाइट्रेट के प्रदूषण से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है और आर्सेनिक के प्रदूषण से जो होता है ब्लैकफुट बीमारी होती है। तो ये चारों बीमारियां प्रदूषण से होने वाली है और ये बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि सबसे अधिक विषैली गैस कौन सी है। तो सबसे अधिक जो विषैली गैस होती है वो आपकी होती है CO होती है। कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इसी को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा विषैली गैस होती है। सबसे ज़्यादा विषैली गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारे ब्लड में सबसे तेज़ी से घुलने वाली गैस भी कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। सिगरेट के धुएं में भी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और जब ईंधन जलाया जाता है तो उसके अल्प दहन से भी CO गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए आपका जो है 49वां प्रश्न है कि कौन सी निम्न में किस में ध्वनि गति नहीं कर सकती है। तो ध्वनि निर्वात में नहीं गति कर सकती है क्योंकि निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है, जबकि हवा, द्रव और कांच में गति कर सकती है, माध्यम होता है, निर्वात में गति नहीं कर सकती है। और आपका अंतिम प्रश्न आपका है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रकाश की जो चाल होती है वो सर्वाधिक किस में होती है और कितनी होती है। ठीक है, इसका उत्तर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। यदि क्लास आपको अच्छी लगी होगी
तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो, ऐसी जानकारी आपको बराबर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।